माय चैनल वांगशन एफ। तो आज आपके साथ में एक और शानवांग वन-शॉट एफ शेयर कर रही हूँ। ये एफ मॉडर्न शानवांग होने वाला है, तो विभूषण एंड बॉटम लेनवांग जी। तो आइए एफ को स्टार्ट करते हैं। ये जो एफ है पिछले 3-4 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे सुना या नहीं सुना, पर फाइनल तो मैंने आपको इस सुनाने का डिसाइड किया है। ये जो एफ है ऐसा एफ मैंने शायद पहली बार सुना रही हूँ। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे अभी तक ज़्यादा एफ सुना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको अगर ये एफ पसंद आए तो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरे एफ कैसे लगते हैं, मुझे किस तरह के एफ लाने चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं भी ज़ीरो से ही सीख रही हूँ, मुझे अभी तक बहुत कुछ सीखना है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए एफ को स्टार्ट करते हैं। लगभग मिड आफ्टरनून का समय था। सड़कें बिजी थी, गाड़ियाँ अपनी धुन में आ जा रही थी। ऑफिस में वर्कर्स अपना काम कर रहे थे एंड सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। वही बीजिंग के एक हॉस्पिटल में, जहाँ शांति थी, ज़्यादा लोग नहीं थे हॉस्पिटल में। जो लोग थे, जब कोई इमरजेंसी केस आए तब उस हॉस्पिटल में थोड़ी आवाज़ होती, उसके बाद वो हॉस्पिटल फिर से शांत हो जाता और सभी वार्ड बॉयज नर्सेज सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तभी उस हॉस्पिटल का गेट खुलता है और एक घबराया हुआ 19 से 20 साल का लड़का अंदर आता है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके पास एक ब्यूटीफुल शायद 2 या 3 महीने का बेबी था। वो लड़का बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो लड़का तुरंत अंदर आता है और उसकी ऐसा हालत देखकर वहाँ पर जो वार्ड बॉय और कुछ नर्सेस थी वो उसके पास आती है और उससे उसके घबराने या घबराया होने की वजह पूछती है। वो लड़का तुरंत अपने बेबी को दिखाते हुए कहता है, ये सुबह इसको सुबह से हुआ क्या है, ये कुछ बोल भी नहीं रहा है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। उन वार्ड बॉय नर्सेस ने जब उस लड़के की हालत देखी, क्योंकि वो लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, वो शायद अपनी टीनेज लाइफ से अभी बाहर ही निकला हुआ, वो 19 या 20 साल का ही था। एक वार्ड बॉय ने उस लड़के को एक रूम की तरफ ले गया जो शायद स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए ही था, और उसने कहा कि वो अभी अपने सीनियर्स को बुला के लेके आता है। थोड़ी देर बाद, जैसा कि उस वार्ड बॉय ने कहा था, एक डॉक्टर अंदर आता है। उसके फेस पर मास्क था। वो लोग टॉल एंड हैंडसम था। आखिर उसके फेस पे मास्क था तो उसके फेस को तो नहीं देखा जा सकता, फिर भी उसकी आंखें ही बता रही थी। वो जो लड़का था उसकी पीठ डॉक्टर की तरफ थी और वो अपने बेबी को लेकर हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था, जिससे उस बेबी को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वो बेबी कोई मूव नहीं कर रहा था, उसकी आंखें बंद थी। वो डॉक्टर ने वार्ड बॉय से सिचुएशन पूछा और वार्ड बॉय ने उसे बताया कि ये लड़का अपने बेबी को लेकर आया है, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि उस लड़के का और उस लिटिल चाइल्ड का रिश्ता क्या था। डॉक्टर उस लड़के के पास गया और उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, लेकिन वो लड़का शायद अपने बेबी में ज़्यादा ही इनग्रोस्ड था कि उसे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उस डॉक्टर ने फिर से एक बार उसे पुकारा था। अब की बार वो लड़का सुना, उसने डॉक्टर की तरफ देखा, पर जैसे ही डॉक्टर ने उस लड़के को देखा, जैसे एक पल के लिए वो डॉक्टर स्टिफ हो गए हों, लेकिन फिर उसने खुद को कंपोज करते हुए कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर वो लड़का घबरा कर बोलने लगा कि उसका बेबी सुबह से कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये सुनकर उस डॉक्टर ने उस बेबी की तरफ देखा। वो बहुत ही क्यूट था। उसकी आंखें बंद थी एंड उसके चबी चीक्स, उसके पॉइंटेड नोज एंड रेड लिप्स और लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल। उस पर्सन ने जब उस बेबी को देखा तो वो और ज़्यादा अपनी जगह पर स्टिफ हो गया, लेकिन जब उसने उस लड़के की हालत देखी जो कि बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, जिससे उसे डर हो कि अगर उसके बेबी को कुछ हो गया तो। उस डॉक्टर ने उस बेबी को उस लड़के से लेने की कोशिश की और कहा कि वो उसे चेक करेगा। उस डॉक्टर की आवाज़ बहुत ही डीप एंड कोल्ड थी, लेकिन वो लड़का उस बेबी को देने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन डॉक्टर के 2-3 बार इंसिस्ट करने के बाद उस लड़के ने उस बेबी को उस डॉक्टर को दिखाया और उसको थोड़ी देर तक चेक करने के बाद उस डॉक्टर ने उस बेबी को अपनी बाहों में उठाया और उसकी पीठ को 2 से 3 बार पेट किया। और थोड़ी देर बाद उस बेबी ने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। जो बेबी अभी तक शांत था वो अब रो रहा था, और उस लड़के ने जैसे अपने बेबी की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत उस डॉक्टर से अपने बेबी को लिया और उसकी तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने उस पर्सन को बताया कि उस बेबी को क्या हुआ था और उसके बाद उस पर्सन को समझ आया। आई एम सॉरी गाइस, ये चाइल्ड्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक सीन क्रिएट करना था, तो आप समझ सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब वो लड़का उस बेबी के साथ कहने लगा शायद, और वो उसको कंप्लेन कर रहा था उसके बीमार होने से, जैसे वो बच्चा ही जानबूझकर बीमार हुआ है। वो उससे बोल रहा था, तुम ऐसे कैसे बीमार हो सकते हो बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे क्या होता, तुमने क्या एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा।
शायद मैं ही केयरलेस था। अब मैं तुम्हारा और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें अपना वक्त नहीं दे पाता। और वो डॉक्टर और बॉय सभी वहाँ पर उस लड़के की आवाज़ें सुन रहे थे। उस लड़के की हालत सभी लोग देख सकते थे, जैसे वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। वो डॉक्टर भी बस उस लड़के की तरफ और उस बेबी की तरफ ही देख रहा था जो उस लड़के के हाथ में था। जब बेबी का चेकअप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो वो लड़का जाने के लिए खड़ा हुआ। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और उसको थैंक्स किया और वो जाने के लिए निकला था। तभी उस डॉक्टर ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। वो लड़का घुमा और उसने जिसे अपनी आंखों में पूछने की कोशिश की हो कि क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा, वो मुझे आपकी कुछ डिटेल चाहिए। इस पर वो लड़का कन्फ्यूज हो गया। और फिर डॉक्टर ने कहा, ये हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी के लिए है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। ये सुनकर वो लड़का पहले तो हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने अपने सिर को नोट किया और उस डॉक्टर के साथ साथ केबिन में चला गया। अब वो लड़का केबिन में डॉक्टर के सामने बैठा था। डॉक्टर ने सबसे पहले सवाल पूछा, तो आपका नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, लेनवांग जी। मेरा नाम लेनवांग जी है। डॉक्टर ने बस नोट किया उसका। और इस बेबी का? उस वांग जी ने थोड़ी देर उस डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, विजान शाओ। ये सुनकर वो डॉक्टर जैसे फिर से अपनी जगह पर स्टिफ हुआ हो और उस लड़के की तरफ देखने लगा, लेकिन उस लड़के का ध्यान अपने बेबी पर था जो पीसफुली उसके आर्म्स में सो रहा था। सामने वाले डॉक्टर ने फिर से अपने थ्रोट क्लियर करते हुए कहा, और इस बेबी की मदर, आई मीन आपकी वाइफ? ये सुनकर वांग जी ने उस डॉक्टर की तरफ दिखा और कहा, मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। ये सुनकर डॉक्टर के फेस पे जैसे फ़ोन आया हो। उसने कहा, ओह। फिर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच आपके कॉर्पोरेशन के लिए। अब आप जा सकते हो। ये सुनकर वांग जी नोट करता है, उठता है और उस केबिन से बाहर निकल जाता है। और वांग जी के जाने के बाद वो डॉक्टर अपने फेस से मास्क को उतारता है और अपने पास से कुछ निकालता है। उसके पास एक छोटी सी शीशी थी जिसमें शायद ब्लड सैंपल था। वो उठता है और अपने केबिन से निकलकर एक लैब की तरफ जाता है। वो उस लैब में उस ब्लड को, और उसके हाथ में एक और था शायद हेयर्स थे उसके हाथ में, उसको लैब में देते हुए कहता है कि उसे इसके रिजल्ट चाहिए। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता है और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने जाकर रुकता है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और क्लास में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो क्लास में जाता है, वहाँ पर जितना शोर हो रहा था वो एकदम शांत हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सबको अपने लिप्स पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करता है और सभी लोग समझ सकते थे वांग ये बेबी 2 मंथ का है और यहाँ पर शायद वांग जी के साथ कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसके फैमिली में लोग कम है, इसीलिए वांग जी इस बेबी को अपने साथ अपने कॉलेज में लेकर आता है। वांग जी भी 3rd ईयर स्टूडेंट है और लगभग 2 महीने से उस बेबी को यहाँ कॉलेज में ले रहा है, इसीलिए सब लोग उसे जानते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी वांग जी को कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि शायद वो वांग जी की तकलीफ़ को समझते हैं। सब लोगों ने जब वांग जी के जेस्चर को देखा तो वो समझ गए कि बेबी सो रहा है, इसीलिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद जब प्रोफेसर रूम में आए, उन्होंने देखा कि उनकी क्लास शांत है। वो भी समझ गए कि शायद क्या कारण हो सकता है, इसीलिए वो भी रूम में आए और उन्होंने भी अपनी धीमी आवाज़ में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लगभग सभी क्लासें खत्म होने के बाद जब प्रोफेसर निकल कर चले गए तो बेबी जान की नींद खुली। शायद जान को पता है कि उसके फादर को कब फ्री टाइम मिलता है या फिर उसको कब अपने फादर को बॉदर नहीं करना होता, इसीलिए जैसे ही वो उठा, वो उस क्लास में जितने भी लोग थे, गर्ल्स, फीमेल्स, मेल्स, सभी लोग उस बेबी के चारों तरफ हो गए और उसके साथ खेलने लगे। वो बेबी भी सबके साथ खेल रहा था, गिगल कर रहा था, जैसे वो सबको जानता हो। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद वांग जी उस बेबी को लेता है और अपनी यूनिवर्सिटी से निकल जाता है और फिर से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है। वो अपार्टमेंट एक छोटी सी बिल्डिंग में था। वो शायद एक सेक्लूटेड एरिया था, वहाँ पर ज़्यादा घर नहीं थे। वांग जी अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है तो देखता है कि एक लेडी वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसने उसको देखा और साय किया। उसके बाद वो वहाँ गया और उसने कहा, मैम्मा, म्याम्या, तुम आ गई? मैम्मा ने वांग जी की तरफ देखा और अपनी बेस्ट मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुम जल्दी आ गई और तुम अंदर जा सकती थी। तो मैम्मा ने कहा, वो आज मैं अपनी स्पेयर की गाड़ी भूल आई इसलिए, और मुझे पता था कि तुम आने वाले हो इसीलिए तैयारी करी थी। वांग जी ने बस नोट किया और बेबी जान वो म्याम्या को दे दिया, जो कि फिर से सो चुका था। वांग जी ने म्याम्या की तरफ देखा और कहा, मैंने इसका मिल्क फ्रिज में रख दिया है, जब भी ये उठे इसको पिला देना और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर म्याम्या ने नोट किया। उसके बाद वांग जी ने अपनी बेबी की तरफ देखा और उसके फोरहेड पे किस किया और कहा, मैं जल्दी वापस आऊँगा बेबी, प्लीज़ वेट फॉर मी। ये बोलकर उसने म्याम्या की तरफ देखा और कहा कि उसके बेबी का ख्याल रखें। मैंने नोट किया।
वांग जी ने मैम मैंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम कब तक अकेले सफ़र करोगे? इस बेबी को उसके फादर की ज़रूरत है। तुम इतना कुछ करते हो अपनी यूनिवर्सिटी, इसके बाद पार्ट टाइम जॉब और बेबी का ख्याल रखना, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में किसी को लो जो तुम्हारे साथ चल सके। ये सुनकर वांग जी ने मैम की सीधी आंखों में देखा और कहा, मैम लाइफ में प्यार बस एक बार होता है और वो प्यार मुझे हो चुका है, और शायद मेरा दिल जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसी पर्सन को बिलोंग करता है। ये दिल किसी और के लिए धड़क ही नहीं सकता। तो प्लीज़ मुझसे बार बार ये करना बंद करो। ये सुनकर मैंने अपने एक हाथ से वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी मैं जानती हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो या फिर तुम सिर्फ उसी से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाना चाहिए। वो पर्सन, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या करता है, वो तुम्हारे को लेकर क्या फील करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये तुम भी जानते हो। मैं जान की मदद बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करती हूँ। पर इससे पहले कि मैं आगे कुछ कह पाती, वांग जी ने जेंटली मैम के हाथ को अपने हाथ से हटाया और कहा, मैम आई एम सॉरी, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम मुझसे भी ज़्यादा कोई अच्छा डिज़र्व करती हो, तो प्लीज़ मुझे प्रेशराइज करना बंद करो। तुमने जान का ख्याल रखने का वादा किया, इसीलिए तुम यहाँ आती हो, नहीं तो मैं अपने इस लिटिल ममचिंग को अपने जॉब प्लेस पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जानती हूँ कि मैं किस तरह का जॉब करता हूँ। तो प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझो और खुद को पुश करना बंद करो। तुम मूव ऑन कर जाओ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर मैंने बस सैडली नोट किया। वो समझ सकती है, वो पिछले लगभग 6-7 महीने से वांग जी के साथ है, और जब उसने वांग जी को पहली बार देखा तभी शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। वांग जी एक काइंड पर्सन है, लेकिन जब उसने कन्फेस किया तो वांग जी ने उसे कहा कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करता है और वो अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे ही नहीं सकता। वो उस पर्सन से मूव ऑन ही नहीं कर सकता, भले ही वो पर्सन उसके लिए कुछ भी फील करता हो, वो मूव ऑन नहीं कर सकता। और मैं हर बार बस यही जवाब वांग से सुनती है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। लगभग अब रात होने को आई थी। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और सब लोग वापस अपने अपने घर जा रहे थे। वांग जी भी अपनी जॉब से वापस अपना घर आ चुका था। जो उसने डोर ओपन किया तो उसने देखा कि मैं लिविंग रूम में बैठी है और शायद जान सो चुका था। मैंने वांग जी को देखा और मुस्कुराए। वांग जी ने कहा, आज जान ने तुम्हें यार ट्रबल तो नहीं किया? मैंने बस नोट किया, कहा, जान सच में बहुत लवली चाइल्ड है। वो कभी मुझे ट्रबल करता ही नहीं है। वो तभी रोता है जब उसे या तो भूख लग रही हो या उसे अपना डायपर चेंज करवाना हो। तुम बहुत लकी हो वांग जी कि तुम्हें ऐसा बेबी मिला। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक वार्म सी स्मेल जाती है। उसके बाद मैम अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने एक बार जाकर जान को देखा जो पीसफुली अपने कैरेज में सो रहा था। तो वांग जी ने पहले खुद को फ्रेशन अप किया और उसके बाद अपना डिनर बनाया और कुछ जो आसपास जान के टॉयज फैले हुए थे उनको जगह पर लगाया, और तब तक जान भी उठ सका था। उसने जान को अपनी गोद में लेकर ही उसने अपना डिनर फिनिश किया। उसके बाद उसने विजान के लिए दूध बनाया और उसको पिलाकर उसके साथ थोड़ी देर के लिए खेलने लगा, और थोड़ी देर बाद विजान फिर से सो गया। और अब रात के लगभग 11 बज रहे थे, तब जाके विजान सोया था। वांग जी ने टाइम देखा और साय किया। उसने युआन को बहुत ही सिक्योरली ब्लैंकेट में कवर किया और वो अपनी स्टडी टेबल के पास पहुंच गया। वांग जी का अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटा सा लिविंग रूम, एक छोटा सा किचन और एक बेडरूम और एक उससे अटैच बाथरूम। उसके अलावा वांग जी किचन में कुछ ज़्यादा ही नहीं। उसी रूम में वांग जी युआन की जितनी भी नेसेसरी थिंग्स है उसको भी रखता है, अपनी स्टडी थिंग्स को भी रखता है, और इसी तरह वो अपनी लाइफ को मैनेज करता है। अब लगभग वांग जी पढ़ने बैठ गया और उसे नहीं पता कि कितनी देर तक पढ़ा। उसे फिर से विजान के क्राई से उसका ध्यान टूटा, और जब उसने टाइम देखा तो रात के लगभग 1 बज रहे थे। वो उठा, उसने विजान को फिर से फीड करवाया और अब वो भी युआन के साथ सो गया। यही तो एक पर्सन है जिसकी वजह से आज वो जिंदा है, नहीं तो शायद आज वो जिंदा तक नहीं होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी सबसे पहले उठा, उसने अपने डेली रूटीन को कंप्लीट किया, अपने हाउस को क्लीन किया, अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाया, युआन का मिल्क रेडी किया। पहले खुद रेडी हुआ, उसके बाद युआन को रेडी किया और अपने कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में अपनी सारी क्लासेस ख़त्म करने के बाद वांग जी फिर से अपने घर वापस आया, जहाँ उसे मैम मिली। वांग जी ने विजान को मैम को दिया और वो अपने जॉब के लिए निकल चुका था। आज वांग जी वापस जल्दी आया था क्योंकि कल
विजान को हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में वो अपनी जॉब पर लेट गया था, इसलिए वो वापस भी लेट ही आया था। लेकिन आज वो अपने जॉब पर टाइम से पहले ही चला गया था, इसलिए वो अंधेरा होने से पहले ही घर आ चुका था। लेकिन जब वो घर आया और उसने अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया तो उसने देखा कि म्यामा उस घर में नहीं थी। और ये देखकर एक डर वांग जी के अंदर पनप गया और उसे लगा शायद रूम में होगी। उसने देखा तो रूम में भी ना म्यामा थे, ना ही विजान का कोई नामो निशान था। ये देखकर अब वांग जी के हाथों और सिर पर स्वेट आने लगा था, उसे डर लगने लगा था। उसका मैं ऐसा कभी नहीं करती, वो विजान को घर से बाहर नहीं लेके जाती। वांग ने तुरंत अपने फ़ोन को निकाला और मैं को कॉल किया और लगभग 3 दिन के बाद मैंने कॉल रिसीव किया। वांग जी ने कहा, म्या विजान कहाँ है और तुम आज यहाँ क्यों नहीं हो? ये क्या मजाक है? ये सुनकर म्यामा जैसे उधर से थोड़ी डरी, उसने कहा, वांग जी वो विजान मेरे पास नहीं है। ये सुनकर वांग जी के फेस पर फ्रोन आ गया। उसने कहा, तुम्हारे पास नहीं है? मैं तुम्हारे पास छोड़ कर गया था, अगर तुम्हारे पास विजान नहीं है तो कहाँ है? ये सुनकर मैंने कहा, वो तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद तुम्हारे अपार्टमेंट पे एक पर्सन आया था और उसने कहा कि वो विजान का फादर है। ये सुनकर वांग जी की बॉडी स्टिफ हो गई और मैंने कंटिन्यू किया और कहा, उसने उस बेबी को मुझसे लिया और कहा कि वो उसका ध्यान रख लेगा। मुझे यहाँ तुम्हारे अपार्टमेंट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले अपोज किया था, जानती जानती हूँ कि मैं विजान को अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन विजान भी उसके साथ बहुत अच्छी तरह से खेल रहा था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और आई एम सॉरी, आज मेरी मदर की तबीयत थोड़ी ख़राब है वांग जी, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी। वो पर्सन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने विजान को उसके साथ छोड़ दिया। ये सुनकर वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। उसे चिल्लाते हुए कहा, मैम तुम ऐसे किसी को मेरा बच्चा कैसे दे सकती हो? तुम्हें एक बार एटलीस्ट मुझे फ़ोन करके पूछना तो चाहिए, पता नहीं वो कहाँ है, यहाँ पर कोई नहीं है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना मैम, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी लाइफ में कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर तुरंत वांग जी ने फ़ोन काट दिया और अब वांग जी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वो चारों तरफ देख रहा था और विजान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विजान का नामो निशान तक वहाँ नहीं था। वांग जी डर रहा था। थोड़ी देर बाद अपनी जगह पर ही खड़ी रहने के बाद तक वांग जी को बस एक रास्ता सोच रहा था, पुलिस स्टेशन उसे रिपोर्ट लिखवानी होगी। ये सोचकर वो घूमा और इस हड़बड़ी में जब उसने मेम्मा को लिविंग रूम में नहीं देखा तो उसने अपार्टमेंट का डोर बंद नहीं किया। और जब वो घूमा तो उसने देखा कि डोर पे एक पर्सन खड़ा है और उसके हाथ में विजान था जो कि रो रहा था। वांग जी ने जैसे ही विजान को देखा, उसने एक सेकंड की भी देर किए बिना तुरंत विजान को अपने पास ले लिया और उसके पूरे फेस पर किस करने लगा और उसके आंखों में आंसू थे। वो सिसक रहा था। सिसकते हुए उसने कहा, बेबी तुम कहाँ चले गए थे? अपने बाबा को छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? और विजान जो कि रो रहा था और अपने बाबा की वार्मथ को पाकर वो धीरे धीरे शांत हो रहा था और अपने हाथों को वांग जी की शर्ट पर जैसे वो स्केच कर रहा हो, जैसे वो कुछ करना चाहता हो। और वांग जी भी जैसे समझ गया है, उसने उस पर्सन को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया जो विजान को लेकर उस गेट पर खड़ा था। उसने अपने लिविंग रूम में जो सोफा था वो उस पर्सन की तरफ पीट करके बैठ गया और अपनी शर्ट के 3 बटन्स को ओपन किया और विजान को फील कराने लगा। यस, विजान का फादर, या कहे कि विजान की मदर वांग जी है। वांग जी ने ही विजान को बर्थ दिया है। और सामने वाला पर्सन जो था, ये देखकर थोड़ी देर तक तो उसके फेस पर शॉक एक्सप्रेशन थे, लेकिन वो एक्सप्रेशन धीरे धीरे ऐसे हो गए जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। लगभग आधे घंटे तक युवान को फीड कराने के बाद अब विजान धीरे धीरे सो चुका था और वांग जी बस विजान को ही देख रहा था, जिसने अभी भी उसकी शर्ट को टाइटली होल्ड कर रखा था, जैसे वो अपने बाबा को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। वांग जी बस अपने बेबी के उस फेस में खोया हुआ था जब तक कि उस डोर पर खड़े इंसान ने अपने थ्रोट को क्लियर नहीं किया। लंजा, उसे डोर पर से एक बहुत ही लो वॉइस सुनाई दी और ये सुनकर उसकी बॉडी अपनी जगह पर स्टिफ हो गई। इस वॉइस को वो जानता है। कितने दिनों बाद उसने ये सुना है। ये सोचकर वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे बहुत ही स्लोली वो गेट की तरफ मुड़ा और सामने वाले पर्सन को देखकर वो अपनी जगह पर स्टिफ हो गया। उसे रियलाइज नहीं हुआ कि कब उसने अपने कदमों को पीछे लेने लगा और वो पर्सन आगे आने लगा। वो पर्सन वांग जी के सामने खड़ा था। वीन, वांग जी की माउथ से बस यही निकला। वीन ने पहले विजान की तरफ देखा और अपने हाथों को उसको लेने के लिए बढ़ाया, लेकिन वांग जी ने फिर से विजान को अपनी चेस्ट से लगा लिया, क्योंकि वो अब विजान को अपने से दूर नहीं करना चाहता। पर सामने वाले पर्सन की आंखों को देखकर वांग जी से कुछ कर ही नहीं पाया। उसने विजान को विंग को दे दिया। विंग ने विजान को लिया और उसने उस रूम की तरफ देखा जो कि वांग जी का रूम था और उस रूम के अंदर गया और विजान को बहुत ही सिक्योरली उसके कैरेज में लेटा दिया।
उसको ब्लैंकेट से कवर करके उसके फोरहेड पर एक किस किया और उस रूम के डोर को स्लोली बंद करके वो बाहर आ गया, जहाँ वांग जी अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा उस रूम की तरफ देख रहा था जहाँ विंग अंदर गया था और विंग और वांग जी के सामने खड़ा था। वो वांग जी की तरफ बढ़ रहा था और वांग जी अपने कदमों को पीछे ले रहा था। वांग जी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। विंग ने वांग जी के फेस टू फेस आते हुए कहा, कैसे हो तुम और तुमने ऐसा क्यों किया लंजा? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैंने क्या किया है विंग, और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुमने इतने महीनों से मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सुनकर वांग जी की आंखों में जो भी इमोशंस थे उन्हें पढ़ना शायद नामुमकिन था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बच्चा? कौन सा बच्चा विंग? विजान मेरा बेटा है, मैंने उसे बर्थ दिया है और मैंने उसे पाला है। विजान पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, जैसे तुम्हारा हक मुझ पर इससे पहले वांग जी आगे कुछ कह पाता। विंग ने वांग जी की वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपने क्लोज करते हुए कहा, तुम्हारा मुझ पर और मेरा तुम पर हक है, सिर्फ मेरा तुम पर हक है और विजान पर भी। समझ में आया तुम्हें? तो अगली बार अगर तुमने ये कहा कि मेरा तुम पर हक नहीं है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे वांग जी। ये सुनकर वांग जी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, क्योंकि ये फॉर्म उसने विंग का कभी नहीं देखा। पर वो दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे और ये चीज़ वांग जी को अपने सेंस में वापस लाने के लिए काफ़ी थी। उसने विजान को खुद से पुश करने की कोशिश करते हुए कहा, उसने विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, विंग तुम्हें क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, ये इनअप्रोप्रिएट है। विंग ने कहा, ओह तो ये इनअप्रोप्रिएट है और वो इनअप्रोप्रिएट नहीं था जो तुमने 1 साल पहले किया था। ये सुनकर वांग जी की पूरी बॉडी नम हो गई, उसकी नज़रें झुक गई और वो सिसकियाँ जो वो बहुत देर से कंट्रोल कर रहा था वो निकलने लगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैं गलत था विंग, लेकिन अब तुम मैरिड हो और तुम्हें ऐसे किसी के घर में आकर किसी के इतना क्लोज नहीं आना चाहिए जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो। मैं तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच कुछ भी बीच में नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने पहले की वो मैं अब फिर से करूं। ये सुनकर विंग के फेस पर कंफ्यूजन साफ देखा जा सकता था। उसने कहा, वाइफ? मेरी वाइफ? और तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ? ये सुनकर वांग ने कंफ्यूजन में विंग की तरफ देखा और कहा, तुम शादीशुदा नहीं हो? ये सुनकर विंग ने कहा, और तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ? वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, पर उस वेंचिंग ने कहा कि तुम दोनों ने शादी कर ली हो। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया। फिर उसने डीप ब्रीथ लिया और कहा, पर इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था और शायद उसकी सज़ा मैं अब तक भुगत रहा हूँ और तुम्हें अब मेरी लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारी लाइफ को फिर से बर्बाद कर दूँगा, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, चला जाऊँ अपने बच्चे को यहाँ तुम्हारे पास छोड़कर? ये सुनकर वांग जी की आंखों में फिर से वो गुस्सा देखा जा सकता था। उसने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा वो मेरा बच्चा है, वो तुम्हारा। पर इससे पहले को कुछ कर पाता विंग ने वांग जी को उसी वॉल पर पुश किया और अपने दोनों हाथों से उसके शोल्डर्स को होल्ड करते हुए कहा, लेन वांग जी, तुम मेरे हो और विजान मेरा और तुम्हारा बेबी है, क्या तुम भूल गए? ये सब करने वाले तुम थे और ये सब करने के बाद तुम मुझसे इतना दूर हो गए कि तुमने मुझसे बात करना तक ज़रूरी नहीं समझा। तुमने मुझे लगा था कि तुम जो मुझसे बचपन से कहते आ रहे थे वो सच था, लेकिन ये सब झूठ था। तुमने ये सब सिर्फ अपने प्लेजर के लिए किया था और वो सब होने के बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम मुझे छोड़कर कोरिया चले गए। एक सेकंड, अगर तुम कोरिया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं कब कोरिया गया? मैं शुरू से ही चाइना में था। तुमसे किसने कह दिया कि मैं कोरिया में हूँ? इसमें मुझसे वेंचिंग ने कहा कि वो तुम कोरिया चले गए हो। वांग जी ने कहा, और वेंचिंग को कैसे पता कि मैं कोरिया चला गया हूँ? ये सुनकर वो दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। तो अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये विंग और वांग जी के बीच क्या होता है, तो इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। एक्चुअली वी चांग से और चांग से का बड़ा बेटा, ये बहुत अमीर है। वी चांग से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनके एक फ्रेंड हैं लेन चिनेन, जो वो भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और इनके बच्चे बचपन से ही फ्रेंड है। वी चांग से के 3 बच्चे हैं। पहला वी वुशन, सेकंड वी चेंग, थर्ड वी यानली। वी यानली की शादी जिंगजिशान के साथ हो चुकी है और वी चेंग अब वी कंपनी का CEO है एंड विंग
विंग को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए विंग ने डॉक्टरी चुनी। और आपने जिस डॉक्टर को अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि विंग था, जो वांग जी को देखकर अपनी जगह पर स्टिफ था। विंग और वांग जी बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, और या फिर कहें बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन ये सिर्फ विंग के लिए था क्योंकि वांग जी बचपन से ही विंग से प्यार करता था, और इस बात का इजहार उसने बचपन से ही विंग से किया था। लेकिन विंग को अपने करियर पर फोकस करना था, इसीलिए उसने बचपन से ही वांग जी को बस अपना फ्रेंड माना। उसने वांग जी को भी खुद से दूर नहीं किया। वांग जी के लिए विंग क्या फील करता था ये वांग जी को नहीं पता था, लेकिन वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और अब वो लोग टीनेज हो चुके थे। विंग अपने कॉलेज में था, वांग जी भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, जो कि विंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वांग जी विंग से बात करने की बहुत कोशिश करता है, उससे हमेशा कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन विंग हमेशा उसे इग्नोर करता है या फिर कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। लेकिन वांग जी एक दिन ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाया। एक्चुअली वांग जी शुरू से बहुत स्टबर्न रहा है। वो लेन फैमिली का सेकंड चाइल्ड था, इसीलिए उसकी हर विश उसकी पूरी की गई। उसके पेरेंट्स भी उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वांग जी थोड़ा सा स्टबर्न था। उसका हार्ट प्योर था, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता था जिससे उसे खुद ही रिग्रेट हो। और ऐसे ही एक डिसीजन उसने लिया अपनी फ्रेंड वेंचिंग की बातों में आकर। वो विंग से प्यार करता था, लेकिन विंग उससे उस तरह से बात नहीं करता था, इसीलिए वेंचिंग ने उसे कुछ ट्रिक बताया। उसने कहा कि एक बार अगर विंग को पूरी तरह से पालेगा तो विंग के पास उसको एक्सेप्ट करने का अलावा और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। और इस स्टूपिड प्लान में वांग जी ने भी नहीं पता पर उसने में हामी भर दी। और एक दिन लेन फैमिली में एक पार्टी हुई थी जिसमें सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। उसमें वांग जी ने विंग के ड्रिंक में एक मेडिसिन या कहीं ड्रग्स मिलाए जिससे विंग के डिज़ायर अपने कंट्रोल में ही नहीं रहे। उसके बाद वांग जी विंग को एक अपने रूम में ले गया। वांग जी ने सोचा था कि वो कुछ करेगा नहीं, वो विंग को बस विंग और अपनी पोजीशन को इस तरह दिखाएगा कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, और इससे उनकी मैरिज उसके पेरेंट्स जब उनको देखेंगे तो उनके साथ मैरिज करवा देंगे, वो दोनों एक साथ हो जाएंगे या वो विंग के साथ रहने लगेगा। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुका था या फिर कहीं उस ड्रग का इफेक्ट था, और उस रात उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वांग जी सच में विंग से प्यार करता था। ये कोई भी चाइल्डिश नेचर या फिर वो जिद नहीं थी वांग जी की। वांग जी विंग को अपने डेप्थ ऑफ हार्ट से प्यार करता था, लेकिन विंग शायद नहीं देख पाता था। उस रात उसी वजह से वांग जी विंग को शायद रोक नहीं पाया और उन दोनों के बीच वो सब हो गया। लेकिन जब विंग को ये सब पता चला तो उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने वांग जी को खुद से दूर रहने की वार्निंग दी और उससे कहा कि आज के बाद वांग जी उसके सामने नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वांग जी टूट गया था। वांग जी को और वांग जी के पेरेंट्स ने भी तब से उससे बात करना कम कर दिया। लेकिन एक महीने बाद जब वांग जी कॉलेज में था तब उसे डिजनेस फील हो रहा, और ये बहुत दिनों से उसे फील हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसके सामने रिवील किया। ये उसके लिए अनबियरेबल, वो खुश था, लेकिन ये सच एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। वो एक मेल था और डॉक्टर ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो खुश था, लेकिन वो जानता था कि शायद विंग इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। विंग की नज़रों में एक गलती है, लेकिन वांग जी की नज़रों में एक गलती नहीं थी। लेकिन विंग इस बेबी का फादर था, इसलिए वो विंग को बताना चाहता था। इसीलिए जब वो विंग के घर गया तो उसने देखा कि वेंचिंग विंग के घर से निकल रही थी। वो जब घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो वेंचिंग ने उससे कहा, जो कहा उसने वांग जी की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। वांग जी विंग से पिछले 2 महीने से नहीं मिला था। उस इंसिडेंट को 2 महीने हो चुके थे। इस बीच वांग जी विंग से बिल्कुल नहीं मिला था और ना ही उसने उससे कुछ बातें की थी। उसे विंग की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे विंग ने खुद को शट कर लिया था। और इसी चीज़ का फ़ायदा शायद वेंचिंग ने उठाया। उसने वांग जी को बताया कि उसने विंग से शादी कर ली है। वो गे नहीं है, विंग स्ट्रेट है और वो विंग से प्यार करती है और विंग उससे प्यार करता है, और वो दोनों शादी कर चुके हैं। इसमें विंग के पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विंग ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि अगर वांग जी उससे दिखे तो वो उससे बात ना करे, उसे वांग जी का फेस तक नहीं देखना। ये सुनकर वांग जी का दिल पता नहीं कितने ही टुकड़ों में टूटा था। वो ये तो जानता था कि विंग शायद उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसे ये यकीन था कि धीरे धीरे विंग उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार कोई फोर्स्ड चीज़ नहीं है, प्यार को हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। प्यार दिल से किया जाता है, जो किया नहीं जाता बस हो जाता है। यही सोचकर वांग जी उस दिन अपने घर आ गया, और जब उसके फैमिली वालों को ये पता चला उसके लेंचन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, और उसी गुस्से में उन्होंने वांग जी को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि अब उसका लेंस से कोई भी वास्ता नहीं है। वांग जी उस टाइम पूरी तरह अकेला था।
और जितनी भी उसके पास सेविंग्स थी उसके पास उनसे उसने एक अपार्टमेंट लिया। वांग जी की 9 मंथ प्रेगनेंसी आसान नहीं थी। एक सिंगल पेरेंट्स, वो भी मेल प्रेगनेंसी, ये आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी वो गया। उसने ये सोचकर इसको बेर किया कि शायद उसने जो विंग के साथ किया है उसकी यही गलती है। लेकिन आज विंग ये क्या कह रहा है कि वेंचिंग उसकी वाइफ नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि विजान तुम्हारा भी बेटा है, लेकिन वो एक्सीडेंट था। हाँ, मेरे लिए मेरा बच्चा कोई एक्सीडेंट नहीं था विंग, लेकिन शायद तुम्हारे लिए था। और मैं विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरे लिए वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो तुम्हारी स्टुपिडिटी थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी? क्या तुम्हें एक बार मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी? तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर आ सकते थे? और अगर तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? ये सुनकर वांग जी की आंखों में गुस्सा देखने लायक था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारे पास नहीं आया था? आया था मैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने मुझे अंदर नहीं आने दिया और ये तक कहा कि तुम मुझसे डिस्गस्ट फील करते हो। तुम्हें मुझे शक्ल तक नहीं देखनी, तुम मुझसे नफरत करते हो। ये सुनकर वी ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, फॉर गॉड डैम इट लंजर, मेरी कोई वाइफ नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? इतने सालों से तुम मुझसे दूर थे। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। वांग जी बस शांत था। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शायद उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिनको उनको क्लियर करना था। तो है एवरीवन, ये वन शॉट का फर्स्ट पार्ट है। इसका लास्ट पार्ट शायद मैं आज ही ले आऊँ, और आज नहीं लाऊंगी तो डेफिनेटली मैं इसका लास्ट पार्ट कल लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मेरा आपको इसलिए सा FF कैसा लगा।